हमारी लग्न कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हमारे लग्न कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण या आत्म विश्लेषण हमारा नववांश कुंडली होता है। तो जैसे हम लग्न कुंडली को देखते हैं वैसे ही हमें नववांश कुंडली का भी विश्लेषण करना चाहिए। जैसे त्रिषडाय, त्रिकभाव, अन्य जितने योग हैं उन सभी को हमें नववांश कुंडली में भी लगाने चाहिए। और हमारा मानना है जी हमारा मानना है कि ग्रहों के साथ तो हम प्रेडिक्शन करते हैं और समझते ही हैं, लेकिन ग्रहों को छोड़कर यदि हम भाव को भी समझने का प्रयास करें तो भाव भी हमें बहुत कुछ चीजें, एक तरीके से हम कहें तो बहुत अच्छे हमारे समक्ष रख देती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे समक्ष उसे लाकर रख देती है। जैसे यदि हम बात करें इस नववांश कुंडली की, तो नववांश कुंडली के अंतर्गत कल हमने दूसरे भाव पे चर्चा की थी कि नववांश कुंडली का जो दूसरा भाव है किन चीजों को हमारे जीवन में ऐड करता है। जैसे दूसरे भाव को, नववांश कुंडली के दूसरे भाव को आप देखेंगे तो यह दसम भाव से पांचवा भाव है। 2 6 10 में आएगा, ड्राइंग में आएगा, तो दसम भाव से यह पांचवा है। और दसम से पांचवा होने के कारण यह दसम से पांचवा होने के कारण यह हमारे कर्म से अच्छे बुरे फल को दर्शाता है, क्योंकि पंचम भाव क्या है, पूर्व जन्म के कर्म है। तो पूर्व जन्म के कर्म से हमें अच्छे या बुरे फल क्या मिलेंगे वह कौन दर्शाएगा? आपके नववांश कुंडली में दसम भाव से पंचम दूसरा भाव दर्शाएगा। जब दूसरे भाव को आप देखेंगे तो यह आठवें से आठवें भाव से यह सातवां होगा। जब आप इसे 12वें से देखेंगे तो 12वें करें, 11वें से जब आप देखेंगे तो 11वें से यह भाव चौथा होगा। जब छठे से देखेंगे तो छठे से यह त्रिकोण में आएगा, अर्थात 6 8 और 11 इन भाव संबंधित हम किसी चीज का विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें आवश्यक है यह समझना कि क्या दूसरे भाव की भी कोई भूमिका है। अर्थात 6 8 और 11 भाव की गणना करते समय हमें दूसरे भाव को भी महत्व देना है, दूसरे भाव को भी हमें समझना होता है। ठीक है, आगे। यह भाव सप्तम भाव से अष्टम है, सातवें भाव से या आठवां भाव है। और सातवें से आठवां आपको यह इंडिकेट कर रहा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं आएंगी या उसे भी बताएगा। दूसरा, दाम्पत्य जीवन रिलेशनशिप है, और आठवां भाव सीक्रेट चीजों को दर्शाता है, अर्थात दाम्पत्य जीवन के अलावा कोई सीक्रेट संबंध हमारे जीवन में हो तो वह भी हमारे नववांश कुंडली के दूसरे भाव से ही उसकी भी जानकारी हमको मिलती है। दूसरे भाव के अंतर्गत मंगल और शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल शुक्र का यहाँ होना, ऐसा जातक या तो अपने जीवन में स्त्रियों के पीछे धन को खर्च करता है, स्त्रियों के पीछे भागता है, या ऐसा जातक अपने जीवन में स्त्रियों के ही इर्द गिर्द रहता है। लेकिन यह एक बहुत ही अच्छा एक संन्यास योग को भी दर्शाता है, मंगल और शुक्र दूसरे भाव में। क्योंकि वो ठीक ठीक अपने सामने आठवें भाव को देखेंगे तो एक तरीके से यह बहुत ही अच्छा संन्यास योग को भी दर्शाता है। यह भाव 12वें से तीसरा है। यह भाव 12वें भाव से तीसरा भाव है। इस कारण
तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? पराक्रम को देखते हैं, हॉबी को देखते हैं। तीसरे भाव से हम स्किल को भी देखते हैं। तो 12वें से तीसरा दूसरा होने के कारण यह हमारे दाम्पत्य जीवन को भी बताता है, और दाम्पत्य जीवन में आने वाली मुश्किलों को भी बताता है, और दाम्पत्य जीवन में हमें कैसे किन चीजों को सेट करके चलना है, किन चीजों के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता है, वह भी हमारे जन्म कुंडली में दूसरा भाव ही दर्शाता है। तीसरा भाव, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वह प्रथम से तृतीय है। पहले से तृतीय, पहला भाव हम खुद है, तीसरा भाव हमारा स्किल है। ठीक है। तो तीसरा भाव स्किल होने के कारण हमें क्या कौशल है, किन चीजों को हम अपने जीवन में कर सकते हैं, वह तीसरा भाव हमें बताता है। तीसरा भाव यह भी बताता है कि किन चीजों के प्रति ज्यादा हम एक्टिव हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे शरीर में क्या होता है? आप कहोगे मन, लेकिन मन तो हमारे शरीर का भाग नहीं है। दिमाग हमारे शरीर का भाग नहीं है। फिजिकली बात करें तो फिजिकली सबसे ज्यादा तैयार हमेशा क्या रहता है? हाथ। तो जो ग्रह नववांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे, उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति के हाथ में वैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, या फिर उसके बातचीत में, उसके व्यवहार में आपको वो चीजें मिल जाएंगी। जैसे यदि बुद्ध बुद्ध बैठा हो तो बुक है, कम्युनिकेशन है, इन सब से व्यक्ति जुड़ा रहेगा, बुक से जुड़ा रहेगा। यदि शनि बैठा हो तो शनि बैठने के कारण व्यक्ति हिस्टोलॉजिकल, इतिहास से, पुरातत्व विभाग से, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। ऐसा ही होता है। तीसरा भाव जो है वो सप्तम भाव से नवम भाव है। अब तीसरा सप्तम से नवम होने के कारण सातवां भाव दाम्पत्य जीवन में पत्नी का या पति का स्थान है, और सातवें से नवम भाव पिता का स्थान होता है। तो दाम्पत्य जीवन जो आपके पति या पत्नी हैं, उनके पिता का स्थान कहाँ से देखेंगे हम नववांश कुंडली में? तीसरे भाव से देखते हैं। उसके साथ ही पंचम भाव, पंचम भाव यह हमारे पूर्व जन्म का तो कर्म है, लेकिन यदि यहाँ मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति एक्टिव हो जाता है। यदि शनि बैठ जाए तो व्यक्ति थोड़ा लेजी हो जाता है। षष्ठम भाव, नववांश कुंडली में छठे भाव में कोई भी ग्रह बैठ रहा हो, तो छठे को आप जब देखेंगे तो ये सातवें से 12वां होगा। ठीक है। सप्तम भाव से 12वां भाव यह काउंट किया जाएगा, जिस कारण यह हमारे दाम्पत्य जीवन को सेपरेशन में ले जाने का कार्य करता है। कौन सा? छठा भाव। और कई कुंडली में यह भी देखने को मिलता है कि सप्तम से नवम कौन है? तीसरा है। तीसरे से चतुर्थ कौन सा भाव है? तीसरे से चतुर्थ कौन सा भाव है? छठा भाव है। तो नवम हो गया दाम्पत्य जीवन में जो हमारा जीवन साथी है उसके पिता का स्थान, और उससे चौथा हो गया उसके पिता का मन का स्थान या हृदय का स्थान। तो उससे आप यह भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेशन है,
तो इससे यह भी आप समझ सकते हैं कि इस जातक के जीवन में पिता के कारण अलगाव हुए हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर अलगाव कारक कौन है? पिता है। क्योंकि यह तीसरे चौथा भी हो रहा है, छठा। सप्तम भाव, सप्तम भाव नवम से एकादश है। नवम से एकादश, इसलिए हमारे भाग्य को सातवां भाव ही बताता है, क्योंकि नवम से एकादश। दूसरा, हम नवम भाव से धर्म कर्म करते हैं, धार्मिक चीजों से जुड़ते हैं। और जब हमें धार्मिक चीजों से, धर्म कर्म से लाभ की प्राप्ति होती है, तो वो हमारा सप्तम भाव हमें देता है। इसलिए सातवां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ यह पंचम से तीसरा है। यह पंचम से तीसरा है। और पंचम से तीसरा अर्थात आपका स्किल, आपके स्किल के अंतर्गत। वहां से पांचवा आपकी बुद्धि है। तो आप बिजनेस में किस प्रकार की स्किल को लगाएंगे, किस प्रकार के कौशल को लगाएंगे, वह भी आपका यही भाव बताता है। सातवां है। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो तो सातवां भाव बिजनेस है। और बिजनेस में हमें किन चीजों को लगाना होता है? अपने दिमाग को, बुद्धि को, अपनी शिक्षा को। तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारा पराक्रम तो है ही, लेकिन वह एक क्रेज है, हमारा स्किल है। तो क्रेज या स्किल जहाँ पे प्रोफेशन में जुड़ जाए, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दूसरा, जो पांचवा भाव है वो डेवलपमेंट है। और किसी चीज का आप प्रारंभ कर रहे हो तो वह भी पांचवा भाव है। तो पांचवे और तीसरा का कम युति बनाकर यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है, तो यह उसके लिए अति लाभकारक होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ कर रहा हो, तो पंचम और तीसरा, इन दोनों भाव को यूटिलाइज करके करे, या इन्हें, इनका उपयोग करके करे, तो उस जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अब आते हैं अष्टम पे। अष्टम से आपने तो यह समझा ही। सातवें से आठवां भाव जो दूसरा है, वो एक चीजों को और इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कितना स्वतंत्र बिजनेस कर पाएगा। स्वतंत्रता कौन है? आठवां भाव है। तो स्वतंत्र बिजनेस भी वह आपको बताता है। दसम भाव, दसम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है नववांश कुंडली में, क्योंकि यह चतुर्थ से दसम है। माफ कीजिएगा, चतुर्थ से सप्तम है। इस कारण यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान है। और लक्ष्मी स्थान से ठीक सामने क्या होगा? विष्णु स्थान होगा। तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दसम भाव। नवम भाव से दूसरा भाव होता है दसम। नवम क्या है? अध्यात्म है, हमारी ऊर्जा है, आध्यात्मिक उन्नति है। और उसके ठीक बाजू में जो दसवां भाव है वो क्या है? उन सब का ग्रोथ है। वो चीजें ग्रोथ होंगी या नहीं होंगी, ग्रो करेंगी नहीं करेंगी, वो कौन बताएगा? नवम भाव की क्या स्थिति होगी, वो दसम भाव बताएगा ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो यदि धर्म कर्म संबंधित चीजों को भी जानना हो, तो आप नवम से दूसरा अर्थात दसम भाव को देख सकते हैं। यह दूसरे भाव से नवम भाव है। दूसरा भाव धन है।
नवम भाग्य है, धन का भाग्य कौन है? आपका दसम भाव है। ठीक है। द्वादश, द्वादश भाव मूलतः विवाह के लिए लिया जाता है, लेकिन यदि यहाँ शुक्र बैठ जाए विवाह में देरी होती है, या विवाह में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है जातक के जीवन। क्यों? क्योंकि यह जो 12वां भाव में शुक्र बैठते हैं, शुक्र अध्यात्म के भी कारक हैं, इस कारण समस्या देखने को मिलती है। और विशेषकर विवाह में डिले होना या विवाह में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना, वो भी एक प्रकार की ऐसी चीजों को देता है। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, 6, 8, 12 में जो चीजें जा रही हों वो ठीक है, लेकिन शुभ ग्रहों का जाना यहाँ उचित नहीं माना जाता। और यह कारक किसका है? विवाह का कारक है। हानि किसकी हो गई? विवाह की हो गई, क्योंकि 12वां भाव हानि है और शुक्र वहां चला गया। लेकिन यदि वहां बृहस्पति बैठा होता, राहु बैठा होता, तो विशेष समस्या देखने को नहीं मिलती। अब विशेष समस्या देखने को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यहाँ राहु या गुरु बैठते तो 12वां भाव राहु का घर है, और 12वां भाव में जो एक गिलास आपने रखा है, 1 मिनट। जी, 12वां भाव में गुरु इसलिए अच्छे परिणाम को देंगे क्योंकि वहां किसकी राशि गई है? गुरु की राशि गई है। गुरु वहां स्वराशि होके बैठे हैं, और स्वराशि गुरु होने के कारण यह विवाह में डिले नहीं करेंगे और कोई वैसी समस्याओं को क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां हानि इनकी नहीं हो सकती। यह तो हो गए 12 भाव। 12 भाव से हम क्या देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। अब 12 भाव के बाद नववांश में आता है खद, जिसे कहा जाता है 64वां नववांश। खद या 64वां नववांश। नववांश, यह जो 64वां नववांश है, वह विशेष रूप से मृत्यु के लिए जातक का देखा जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के गणना के लिए, मृत्यु को जानने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। खर इसे इसलिए कहा गया है, मृत्यु कारक है। और खर कौन है? खर दूषण। खर दूषण कौन थे? रावण के भाई थे, जिसका भगवान श्री रामचंद्र जी ने उद्धार किया। जब आप बाधक ग्रह पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, खर की भी आवश्यकता पड़ेगी। 64वां नववांश की गणना कैसे करते हैं से बात कर लें। सबसे पहले यह तो आप लोगों को पता है कि 12 जो भाव हैं, और जो नववांश हैं, नववांश हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अच्छे से आपको इसकी जानकारी है पिछली कक्षाओं के अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं 64वें नववांश पे। तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे 64वें नववांश के बारे में, तो 64वां नववांश जो है वो एक तरीके से यदि इसे समझा जाए तो जहाँ 64वां नववांश की जो
गणना करते हैं वो हम लग्न से या जन्म चंद्र से करते हैं। अर्थात जो आपका लग्न है, आपके लग्न से या चंद्र से हम्म, इसका गणना किया जाता है। विशेषकर हम चंद्र से इसका गणना करते हैं या लग्न से करते हैं। तो लग्न से या चंद्रमा से इसका गणना करने के लिए हमें चंद्रमा या लग्न की डिग्री आवश्यक होती है, तभी इसका हम गणना कर पाते हैं। तो हम्म, डिग्री आवश्यक होने के साथ ही, जैसे इस चार्ट के अंतर्गत, जैसे अभी हम बात कर रहे थे किसी कुंडली को लेकर, ये चार्ट तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, आसमान में भी होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं एक दूसरे चार्ट को, जो माननीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली है, और उस कुंडली को देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यह देखिए, यह माननीय इंदिरा इंदिरा गांधी जी की कुंडली रही, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। अब इस कुंडली के अंतर्गत जैसे हमें समझना हो कि इनका 64वां नववांश क्या है, तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखेंगे, ठीक है, और लग्न को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चंद्रमा का देखेंगे। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा का अंश कितना है? 5.35। चंद्रमा कौन सी राशि में है? 10वीं राशि में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। इतना देख के फिर हम उसी टेबल पे चले जाएंगे, जिस टेबल पे हम देख रहे थे, पुनः उसी टेबल पे चले जाते हैं। और उस टेबल पे जाकर पुनः हम देखेंगे कि चंद्रमा किस स्थिति में है। 10वीं में है, और चंद्रमा कौन से, ये रहा चंद्रमा यहाँ, हम्म, ठीक है, हम्म, इसमें चंद्रमा है। तो यहाँ से हम या तो 64 काउंट कर लेंगे, या तो यहाँ से 64 हम काउंट कर लेंगे, या तो ठीक हम यहाँ से 8वीं राशि पे चले जाएंगे। 8वीं राशि जाएंगे तो भी चीजें हमें मिल जाएंगी। वो जो 4 प्लस ऐड करना था उसे ऐड नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यह आ गया इनका आठवां, 8वीं राशि। ठीक है, 8वीं राशि के अंतर्गत उसी डिग्री पे जाएंगे तो उस डिग्री पे कौन सा नववांश आ गया? दूसरा नववांश आ गया, सिंह राशि में दूसरा नववांश। और इसका स्वामी कौन हो जाएगा? इसका स्वामी शुक्र हो जाएंगे। ठीक, यदि इससे हम इसकी गणना भी करते हैं, तो यहाँ से हम गिनती भी करेंगे तो यहाँ 64वां चला आएगा। तो यह जो है वो 64वां नववांश हुआ। इसका रूल क्या है? चंद्रमा या लग्न से हम देखते हैं इसे, तो हमें जिससे भी देखना हो उसकी डिग्री से ठीक हम 64वें नवमांश पे जाएंगे, या फिर जिस राशि में वो बैठा है उस राशि से 8वें राशि में उसी डिग्री पे जो राशि अंक हमें प्राप्त होंगे वही उसका 64वां नवमांश होगा। ठीक, इसके अंतर्गत तो यहाँ शुक्र कैसे लिए सर? शुक्र कैसे लिए, जैसे देखिए, यहाँ 11वां, चंद्रमा 10वें राशि में है, दूसरे नवमांश वो तो में है, ठीक है। वो तो हम निकाल लिए। यहाँ से आप 8वां जब जाएंगे, यहाँ से अब 8 गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं राशि यहाँ आ गई। यदि यहाँ से हम हम्म, 64 गिनती करते हैं आराम से, तो हम्म, 9, हम 10वीं राशि को छोड़ते हैं तो 9 18, 9 दूनी 18, फिर मेष राशि में 27, वृषभ में 36, फिर मिथुन में 45, उसके बाद 45 के बाद कर्क में 54। ठीक है, 54 हम्म, यहाँ तक चला गया है। फिर जो मकर में हमने छोड़ा था 11 से नीचे, 55 56 57 58, जैसे 55 55 56 57 58 59 60 61, और फिर आ गया, 1 मिनट रुकिएगा।
वो तो समझ में आ गया सर। तो दूसरी राशि जो किया उसके बारे में। जैसे यहाँ से आप गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और इसमें 9 है, इसमें 9 है। ऐड कर दीजिए सभी को। ठीक है। जैसे 8 हमें उसमें मिल गए, फिर 11 नंबर राशि में 9, 12 नंबर राशि में 9, 1 नंबर राशि में 9, 2 नंबर राशि में 9, 3 नंबर राशि में 9, 4 नंबर राशि में 9। ठीक है। तो टोटल हो गए 62। तो 5वें नंबर राशि में जाएंगे हम। तो ये रहा 63, ये रहा 64। तो ये 64वां नवांश हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद 64वें नवांश का स्वामी कौन है, तो यहाँ कौन सी राशि है, वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि होने के कारण शुक्र हो गया 64वें नवांश का स्वामी। ठीक है। तो जो एक रूल था जो कहता है कि लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से यदि लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से यदि 64वें नवांश का स्वामी 6 8 12 भाव में हो या राहु और साथ ही राहु केतु के साथ हो, तो जातक की मृत्यु असामान्य तरीके से होती है। किसमें हो, 6 8 12 में हो। तो यहाँ आप 2 देख रहे हैं, 2 का स्वामी शुक्र है। और फिर हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली पर लौटते हैं। यह देखिए इनकी कुंडली कहाँ हो, लग्न या चंद्र कुंडली में 6 8 12 में हो। तो 64वां नवांश का स्वामी कौन है, शुक्र है। देखिए यहाँ शुक्र बैठा है 6ठे में, और किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो या तो आप स्पष्ट हो गए होंगे इतने में कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई है वो असामान्य तरीके से ही हुई है, सामान्य तरीके से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है। तो मृत्यु का कारण, या इसमें यदि राहु केतु गोचर में आ जाए तो, इसमें चंद्रमा गोचर में आए तो, या फिर इस शुक्र की, क्योंकि इसमें नववांश को 64वां नववांश कौन हो गए, शुक्र हो गए। तो यदि शुक्र की दशा आए तो इस जातक के जीवन में समस्या ही समस्या आएगी। ठीक है। तो यहाँ तक यही चीजें थी जिसे हम समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ पे। नहीं सर। ठीक है ये हमारा टेरेस का ब्रिक वर्क का दीवार, मतलब इस भाव से कोई मतलब नहीं है। ये दीवार है, ठीक। ये हमारा ट्रेंच है। इस ट्रेंच से ऊपर उठा के जो 2 आया है सेंटर में दीवार से निकालेंगे।